टीवी में मुजाहिर वली आपको खुशामदीद कहता है। और सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के उस फैसले के ख़िलाफ़ जिसमें 14 मई को ज़िमनी इंतखाबात कराने थे और जिस पर और खुशाइन बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने न सिर्फ मंजूरी उसकी दी कि वो इस पर अमल करेंगे बल्कि उसका इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर दिया। लेकिन इसके बावजूद हुकूमती इत्तेहादियों ने आज कौमी असम्बली का इजलास बुलाया। यकीनन यकतरफ़ा तौर पर ही ये इजलास था कि अक्सरियत उन्हीं की थी। खालिद मक्सी साहब जो बाप के होते हैं बलूचिस्तान से, उन्होंने ये करारदाद पेश की जिसे यकीनन तो होना ही था। देखिए खालिद मक्सी साहब पेश कर रहे हैं करारदाद। यह ऐवान उसी अदालती फैसले की उजलत में एक और मुतनाज़ा बेंच के रूबरो समात के लिए मुकर्रर करने के और चंद मिनटों में इस पर फौरी फैसले पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करता है कि ऐसे अमल पर सुप्रीम कोर्ट की रवायत और नज़रिया के सरई ख़िलाफ़ है, लिहाजा ये नाकाबिल कबूल है। हमारे खालिद मक्सी साहब फरमा रहे थे कि चंद मिनटों में ये करारदाद पास हो गई, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ गया। लेकिन ख़ुद खालिद मक्सी साहब और अरकान असम्बली और स्पीकर साहब से भी मालूम किया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ कौमी असम्बली में कितनी देर बहस हुई। मैंने देखा कि हुकूमत के जो अरकान हैं उन्हें आधे पौन घंटे बोलने दिया गया, लेकिन मोहसिन लगारी साहब जो अभी हाल ही में इलेक्ट हुए हैं उन्हें बड़ी मुश्किल से 5-7 मिनट इज़हार ख्याल का मौका दिया गया और इस तरह ये करारदाद रुतलेस शफ़ाकाना अक्सरियत से पास कर ली गई। हमारे साथ साबिक़ चेयरमैन सेनेट मुमताज़ माहिर क़ानून, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि वसीम सज्जाद साहब एक अथॉरिटी रखते हैं आइन और कानून पर तो ये गलत ना होगा। वसीम सज्जाद, आपने वक्त निकाला, आपका बड़ा शुक्रिया। ये अभी जो करारदाद पास हुई है कौमी असम्बली से सुप्रीम कोर्ट के में जो उसने जो फ़ैसला आया है, तो अगर वो उसकी क्या आईनी कानूनी हैसियत होगी? यानी अगर ये कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच के इस फैसले को तस्लीम नहीं करते, यानी करारदाद की सूरत में, और वज़ीर आज़म को ये इख्तियार दिया कि जनाब उसको मुस्तरद कर दें, क्या हैसियत है इसकी वसीम सज्जाद साहब? बात यह है जी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला कर दिया है जो तनाज़ा था कि इलेक्शन कब होनी है, और ये तनाज़ा उठा था क्योंकि गवर्नर पंजाब कोई तारीख़ नहीं दे रहे थे और ये एक इबाम सा था जिसको सुप्रीम कोर्ट के सामने लाया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला कर दिया है कि ये इंतखाबात 14 मई को होंगे। अब इलेक्शन कमीशन ने उन अहकामात की रोशनी में एक शेड्यूल जारी कर दिया है। अब 10 तारीख को इलेक्शन कमीशन एक रिपोर्ट पेश करेगी जिसमें ये बताएगी कि जो दूसरे मामलात हैं, मसलन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसके फंड्स जो हैं वो भी फराहम किए जाएं और जो अमला चाहिए, जो सिक्योरिटी चाहिए, वो भी जो इंतज़ामी है वो इलेक्शन कमीशन को दे। अब 10 तारीख को पता चलेगा कि ये दूसरे मामलात हैं इस पर कोई पेशरफ्त हुई है या कोई रुकावट आ रही है, और इस रिपोर्ट के बाद मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट मज़ीद कोई अहकामात जारी करेगी। अगर कोई रेजिस्टेंस है, कोई रुकावट है और उनके अहकामात पे अमल दरामद नहीं हो रहा तो शायद उनको मज़ीद कोई डायरेक्शन देनी पड़े, और ये मामला जो है ये 10 तारीख के बाद ज़्यादा बेहतर तौर पर हम समझ सकेंगे कि आइंदा क्या होने वाला है। लेकिन मोहतरम वसीम सज्जाद साहब, जहाँ ये करारदाद पास की हुई है कौमी असम्बली से, वहाँ राना सनाउल्लाह ने, जो वज़ीर दाखिला ने, तो 2 टोक अल्फाज में कह दिया कि वो इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को कबूल करने के पाबंद नहीं। यानी वो अपनी हुकूमत की जानिब से कह रहे हैं कि यानी वज़ारत ख़ज़ाना हो सकता है वो फ़ंड ना दे दे। खैर ये भी एक इबहाम है कि जी 21 अरब रुपये चाहिए। अभी सिक्योरिटी इलेक्शन कमीशन कह रहे थे जी 1.5-2 अरब रुपये में होता है, किस बात के पैसे? बैलेट बॉक्स जो है UNDP ने दिए हैं, पेपर हमारे प्रिंटिंग प्रेस से बनते हैं, स्कूल हमारे सरकारी हैं, ये जो 21 अरब रुपये। लेकिन सिक्योरिटी का मसला भी होगा, वो भी वज़ारत दिफा के तहत। तो ये अगर ये न सिक्योरिटी दें ना पैसे दें, इस सूरत में क्या होगा वसीम सज्जाद साहब? बात यह है जी कि
ये इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत कर रहा है। दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है जो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हर एक को मानना पड़ता है। दूसरा ये है कि इलेक्शन कमीशन के बारे में आइन में लिखा हुआ है कि तमाम इदारे इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करेंगे। अब अगर कोई रुकावट आ रही है, बस उनको अमला नहीं मिल रहा, डिफेंस सेक्रेटरी साहब कहते हैं कि जी हम नहीं दे सकते, कोई रुकावट है, या फंड्स नहीं मिल रहे, तो मेरे ख्याल में दो रास्ते होंगे। एक तो हुकूमत के पास ये ऑप्शन है कि वो अब भी एक रिव्यू की दरख्वास्त दे सकते हैं, नज़रसानी की दरख्वास्त दे सकते हैं, जिसमें वो बताएं कि जी ये मुश्किलात हैं, ये हमें रुकावटें हैं, हम आपके अहकामात को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते या उसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं। दूसरा ये है जी कि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये जब मामला पेश होगा तो वो शायद ज़्यादा स्पेसिफिक किस्म के ऑर्डर करे, फाइनेंस सेक्रेटरी को अहकामात जारी करें या डिफेंस सेक्रेटरी को अहकामात जारी करें या सूबाई हुकूमत पंजाब की उनको अहकामात जारी करें। ये 10 तारीख के बाद ज़्यादा वाज़ेह तौर पे पता चलेगा कि आइंदा लाहे अमल सुप्रीम कोर्ट क्या तय करती है। नहीं, वो आपने अभी फिर जिक्र किया 10 अप्रैल का, लेकिन वसीम सज्जाद साहब 73 के आइन के बाद जब जब ज़रूरतें पड़ी हमने तरमीम की, और फिर 18वीं तरमीम को तो संगमील कहा जाता है कि जनाब बिल उसके बाद सूबों के इख्तियारात, इदारों के इख्तियारात, सब हर चीज़ में बड़े ऐसे फ़ैसले हुए कि जनाब आपको इल्म है, ग़ालिबन आप तो उसमें शरीक भी थे, कि तमग़े और सितारे और पता नहीं बड़ा सराहा गया था। उसके बावजूद अभी तक हम इस पर लड़ रहे हैं कि बालादस्ती पार्लियामेंट की होगी या अदलिया की। आज पार्लियामेंट ने करारदाद पास कर दी, इसकी आप कह रहे हैं कोई हैसियत नहीं, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कह रहा है हुकूमत के जी हम अमल दरामद के पाबंद नहीं। यानी वो जो अदालतों का टकराव का मसला था या इख्तियारात का था वो तो हल नहीं हुआ ना अभी तक वसीम सज्जाद साहब। और फिर आप कह रहे हैं कि अब क्या हमें फिर ज़रूरत पड़ेगी आइन में तरमीम की, ये जो अभी जो क्राइसिस आया है। हमारा एक निज़ाम है, आइनी निज़ाम है, कानूनी निज़ाम है, उसके तहत पार्लियामेंट को इख्तियार है कि वो कानून साजी करे, और कानून का एक उसकी हैसियत होती है, और कानून के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो माननी पड़ती हैं। पार्लियामेंट को ये भी इख्तियार है कि वो आइन में तरमीम करे, जिसके लिए उनको 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत होती है, जो इस वक्त गालिबन पार्लियामेंट हुकूमती पार्टी के पास नहीं है। लेकिन खाली एक रेजोल्यूशन करना पार्लियामेंट में, वो एक पार्लियामेंट की आप कह रहे हैं राय है, ओपिनियन है, उसका असर न सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट उससे रद्द होती है, न इलेक्शन कमीशन की इख्तियारात पे कोई असर आता है। लिहाजा ये जो रेजोल्यूशन होगी इसका कोई असर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे नहीं आएगा। इलेक्शन कमीशन जो है वो बाउंड है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे अमल दरामद करे, तो उन्होंने अपना काम शुरू कर दिए। अब 10 तारीख को पता चलेगा कि जो दीगर इदारे हैं जिसमें सूबाई हुकूमत है, फेडरल गवर्नमेंट है, जो अफवाज पाकिस्तान है, या दूसरी सिक्योरिटी है, मसलन रेंजर्स भी हो सकता है, FC भी हो सकती हैं, जो पोलिंग वाले दिन सिक्योरिटी फराहम करते हैं मुस्लिम पोलिंग स्टेशन पे। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन को कुछ अमला ज़रूरत होता है जुडिशरी से भी, जो रिटर्निंग अफसर, पोलिंग अफसर वगैरह का काम करते हैं, तो बहुत सा एक उनको मुआवनत चाहिए होती है दूसरे महकमों की। तो इस मामले में मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। अगर ये मुआवनत नहीं मिल रही, कोई रुकावट आ रही है, तो हमें देखना होगा कि 10 तारीख तक क्या मुश्किलात सामने आती हैं और हुकूमत की जानिब से किस किस्म के इक़दाम किए जाते हैं। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि अगर कोई वाकई कोई दिक्कतें हैं तो हुकूमत को इख्तियार है कि वो नज़रसानी की दरख्वास्त दे, और सुप्रीम कोर्ट उसको सुनेगी, उस पर अहकाम जारी करेगी। लेकिन वसीम साहब आपको भी इल्म है, माशाल्लाह उस वक्त तो आप बहुत एक्टिव थे, कि नून लीग ने जो नवंबर 97 में सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था, मगर कुछ मिली जुली ऐसी सूरत हाल थी कि नून लीग अपने मतलब का फ़ैसला बनवाना चाह रही थी और शाह साहब अपने ऊपर डटे हुए थे। फिर बेंचें भी इसी तरह तकसीम की गई थी उस वक्त जैसे आज तकसीम नज़र आ रही हैं। अब वो अभी तक एक डरावना ख्वाब है नून लीग के हामियों के लिए जब उससे जिक्र किया जाए। तो अब क्या ये जो लेकिन आपने देखा कि हमला नहीं कर रही, लेकिन पार्लियामेंट में बैठकर इसको हमले ही का तसव्वुर किया जाएगा कि बाकायदा डिक्टेट कर रही हैं कि हम 3 रुकनी नहीं मान रहे, 5 रुकनी बनाएं,
7 रुकनी बनाएं, 9 रुकनी बनाएं। और बदकिस्मती की बात यह है कि खुद हमारे कुछ जजेस हजरात भी जो है वो कहते हैं जनाब नहीं 4-5 का फैसला दुरुस्त था या 3-4 का फैसला दुरुस्त था। तो इस लेवल पर जो है अगर चीफ जस्टिस को डिक्टेट किया जाए तो और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को मुतनाज़ बनाया जाए तो उससे क्या हम तासुर लें वसीम सज्जाद साहब? देखें जी, हमारे बेशुमार फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के और उनमें ये कहा गया है कि बेंच बनाना चीफ जस्टिस का इख्तियार है। उनकी ये एक स्वाबदीद है कि वो बेंच कब बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, 5 का बनाते हैं, 7 का बनाते हैं, फुल कोर्ट बनाते हैं, ये उनकी स्वाबदीद होती है। तो अगर एक फ़ैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का, चाहे वो 2 जजेस का फ़ैसला है या 3 का है या 5 का है या ज़्यादा जजेस का है, वो तमाम फ़ैसले सुप्रीम कोर्ट के होते हैं। और आइन में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला होगा वो सब पे लाजिम होगा कि उसकी इताअत करें, उसको कबूल करें, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करें। तो ये जो बेंचेस का मामला है, इसमें जो इबहाम है, जो कह रहे थे हुकूमत की जानिब से कि जी ये 4-3 का है लिहाजा ये अक्सरियती फैसला नहीं है, ये अक़लियती फैसला है, ये इबहाम भी आखिर किसी इदारे ने दूर करना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस चीज़ को दूर कर दी है और कह दिया है कि जी नहीं, जो फैसला है वो 3-2 का फैसला है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। और जो अब फैसला आया है ये तो बिल्कुल यूनानिमस फैसला है। 3 जजेस ने ये फैसला किया है कि 14 मई को इंतखाब होने हैं, तो इसमें तो कोई इबाम नहीं होना चाहिए। लेकिन वसीम साहब उसी को तो उन्होंने चैलेंज किया है, यानी अगर मैं गलत नहीं हूँ गालिबन 2001 में ये अक्सरियत से यूनानिमसली पास हुआ था ना कि सुप्रीम कोर्ट अपने अंदरून मामलात खुद तय करेगी। लेकिन अब ये कहते हैं कि जनाब ये जो असखुद नोटिस है ये चीफ जस्टिस नहीं ले सकते। गालिबन 184(3) का वो जिक्र करते हैं कि ये इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है और इसीलिए इवन जजेस हजरात भी ये कहते हैं कि जनाब फुल कोर्ट बनाई जाए। तो ये जो वो तो आप जो कह रहे हैं कि ये मसला हल हो चुका है मुतफ़िक़ा तौर पर, लेकिन इसमें बाकायदा काबीना ने, हुकूमत ने तरमीम कर दी और तरमीम मतलब ये कि उन्होंने तब्दील करने को कहा, कर दिया, बल्कि कि जनाब नहीं, चीफ जस्टिस जो है वो असखुद नोटिस लेने के लिए 2 जजों की मामनत के बगैर ये कदम नहीं उठा सकते, यानी कि उनके इख्तियार खुद ही ले लिए हुकूमत ने और पार्लियामेंट ने। जनाब जी देखिए, ये जो आर्टिकल 191 है इसमें इख्तियार है कानून साजी का पार्लियामेंट को कि वो जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं, ये प्रोसीजर का जो मामलात है उसमें कानून साजी कर सकते हैं। अभी तक पिछले 76 साल में जो पहले फेडरल कोर्ट था या अब सुप्रीम कोर्ट है, वो खुद रूल्स बनाते रहे हैं और उन अपने रूल्स के तहत वो अपना रेगुलेट करते हैं। लेकिन इख्तियार दिया गया है, देखना ये होगा कि अगर ये कानून साजी होती है तो क्या वो किसी आइन की शिक के मुतसादिम तो नहीं, ये मामला सुप्रीम कोर्ट देख सकती है। तो बहरहाल ये जो इन्होंने कानून पास किया है इसके तहत ये जो 184 के मुकदमात हैं इसमें अपील का हक दिया गया है और चीफ जस्टिस की बेंच बनाने की पावर को उन्होंने मॉडिफाई किया है और ये पावर 3 सीनियर जजेस की कमेटी को दे दी गई है। तो बहरहाल ये कानून बनने में मेरा ख्याल में अभी कुछ वक्त लगेगा और ये मामला हो सकता है उससे पहले ये फाइनलाइज हो जाए। अगर मैं आपसे कंक्लूडिंग ये पूछूं कि फिर यानी लव नुकेल का तो नहीं ये जो डाल रहे हैं चीफ जस्टिस के, तो इसके लिए भारत को यानी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल क्या चीफ जस्टिस से पूछ सकती है या चीफ जस्टिस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में? और आप पार्लियामेंट तो आप कह रहे हैं कि वो तो जब तक 2/3 अक्सरियत नहीं है और जो नहीं है इस वक्त, क्योंकि 100 से ज़्यादा अरकान तो आ ही नहीं रहे, तो आइन में तो पार्लियामेंट में तो आइनी तब्दीली ला नहीं सकते जिससे उनके इख्तियारात महरूम किया जाएँ या उनके हाथ पैर बांधे जाएँ। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या कोई ऐसा इदारा है मोहतरम वसीम सज्जाद साहब? जी, इसमें पहली चीज़
पहली चीज़ तो ये है जो आपने जिक्र किया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तो वो इदारा है जो किसी जज के मिसकॉन्डक्ट के बारे में इंक्वायरी करके उसको सज़ा के तौर पे उस ओहदे से फारिग कर सकता है। तो उसका काम ये होता है कि कोई मिसकॉन्डक्ट का अगर कोई केस है, किसी जज के खिलाफ इल्ज़ामात हैं, तो उसकी इंक्वायरी करके वो उसको फारिग कर सकते हैं। दूसरा आपने सवाल किया कि कौन सा इदारा है जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात को कम कर सकता है या उसमें मुदाखलत कर सकता है। तो मेरी अपनी राय ये है कि अगर कोई चीफ जस्टिस के इख्तियारात को ख़त्म करना है तो या कम करना है, तो मेरे ख्याल में मुनासिब ये होगा कि आइन में तरमीम की जाए। और ये जो 184 की इख्तियारात है, ये भी आइन की इख्तियारात है। तो आइन में अगर तरमीम होगी तो वो फिर एक ऐसी चीज़ होगी जो सब पे लाजिम होगा, उसको आम कानून के तहत बदला भी नहीं जा सकता क्योंकि आइन सब पे हावी होता है। तो मेरे ख्याल में जो मेरी राय है, लेकिन इससे इख्तिलाफ भी हो सकता है, कोई शायद कोई कहे कि नहीं कानून के तहत भी हम कर सकते हैं, लेकिन मेरी राय में मुनासिब यही होगा कि अगर कोई मकसद है कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात या सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में कोई कमी की जाए, तो उसके लिए आइन में तरमीम ज़रूरी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम वसीम सज्जाद साहब। आपको इल्म है वसीम सज्जाद साहब एक वज़ीर रहे, साबिक चेयरमैन सेनेट रहे, कायम मकाम सदर रहे, बल्कि एक अथॉरिटी का दर्जा रखते हैं। और उनका कहना यह है कि पार्लियामेंट को इख्तियार नहीं कि वो किसी भी करारात के ज़रिए चीफ जस्टिस के इख्तियारात महदूद करे, सिवाय आइन में 2/3 अक्सरियत से जो मौजूद नहीं है तब्दीली के। चलते हैं एक ब्रेक की जानिब। बड़ा जश्न मनाया जा रहा है, बल्कि ज़िमनी इलेक्शन के शेड्यूल के ऐलान के साथ ही जमा पार्क में उम्मीदवारों की आमद का सिलसिला जारी है, जिसके इंटरव्यू खुद हमारे खां साहब ले रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। तो हमारे खां साहब कहते हैं यकीनन ये खौफ ही है जिसके सबब मुस्लिम लीग नून, उनके इत्तेहादी एड़ी चोटी का ज़ोर पार्लियामेंट के अंदर और बाहर लगा रहे हैं कि किसी तरह पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन नहीं हो। लेकिन बहरहाल अब गैर मुतवक्कित तौर पर मैं कहूँगा, क्योंकि उम्मीद की जा रही थी कि जो मोहतरम निगरां वज़ीर आला हैं वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से ये इलेक्शन टाल दिए जाएं। पार्लियामेंट आ गई ज़ोर ज़बरदस्ती, लेकिन बिल आखिर न सिर्फ ये कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, बल्कि इलेक्शन कमीशन ने अब उसका शेड्यूल ऐलान कर दिया है। और आज मैं देख रहा था कि जमा पार्क में अरकान असम्बली यानी जो इलेक्शन में नामजद होंगे उनके इंटरव्यू का सिलसिला भी शुरू हो गया है। जी मेरे साथ मुसरत चीमा तर्जुमान तहरीक इंसाफ हैं। जी मुसरत बीबी, बड़ी यानी जश्न मनाया गया कल रात को, और आज तो मुझे लगता है कि अब आपका इम्तहान शुरू हो गया कि जिस तरीके से लहर चली हुई है, आज शायद गालिबन 1 से 50 तक के सीटों पे लिया गया। तो खां साहब खुद इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आज कितनी बड़ी तादाद में उम्मीदवार ये जो हल्का 1 से 50 तक के लिए आए, और मैंने कहा बड़ा मुश्किल काम होगा ना ये मुसरत बीबी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब। जी मुश्किल काम हरगिज़ नहीं है। जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है जो आज हमारे चेयरमैन साहब आज खुद कर रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि माजी में हमारी जमात में मुख्तलिफ लोगों को जब ये रोल दिया गया तो अनफॉर्चुनेटली इंसाफ पे मबनी टिकट एलोकेशन नहीं हुई, और अनफॉर्चुनेटली कुछ पैसों के भी मामला आए। इसीलिए खान साहब का ये कंसर्न है कि इस दफ़ा वो टिकट खुद देंगे, इंटरव्यू करके देंगे, और ये इंटरव्यू तो आज आखिरी मरहला है। उससे पहले खान साहब ने मल्टीपल सोर्सेज से जो पार्टी की तंजीम है उनकी तरफ से भी रिकमेंडेशन ली, अपने पर्सनल सोर्सेज से भी, और उसके बाद घंटों मीटिंग डेली वो रोज़ाना टाइम निकालते थे और उनकी स्क्रूटनी करके हर एक जो एस्पिरेंट खान साहब के सामने जो फर्स्ट फेज में उनसे डिस्कस किए गए, उन्होंने उनके ऊपर खुद, क्या मुझे सुन पा रहे हैं?
जी, उन्होंने उनका खुद सबका अपने सोर्सेज से एक इनिशियल स्क्रूटनी हुई, फिर उसके बाद दोबारा सीरीज ऑफ मीटिंग्स हुई जिनमें कोई फीडबैक सामने आई, नेगेटिव पॉजिटिव व्हाटएवर। फिर आज आखिरी मरहला है, इसमें खान साहब जो फाइनल हुए, जो शॉर्टलिस्ट हुए थे हमारे एस्पिरेंट्स, उनके सबके इंटरव्यूज हैं और टिकट वो खुद देंगे। देखिए मुसर बीबी, पहले भी खैर ये ज़रा मुश्किल था क्योंकि पंजाब असम्बली में बहुत बड़ी तादाद है। खान साहब इस मरहले से नहीं गुजरे थे जो ट्रंप थे, लेकिन बड़े करीबी लोग, अदीम खान जैसे लोग, फिर बाद में जहांगीर तरीन को भी मैं काउंट करूंगा, इन जैसे अहम लोग जो बहुत उनके किचन कैबिनेट के होते थे, उन लोगों ने धोखा दिया और फ्रॉड किया। और फिर हुकूमत प्रेशर होता है और पैसा होता है, इसलिए और मैंने देखा कि बहुत कम वो जो बैक बेंचर थे, यानी जो पीटीआई के नहीं थे, ज़्यादातर जो टर्न कोट थे, मैं कहता हूँ ना, दूसरी पार्टियों से आए थे, उन लोगों ने छोड़ा था। तो क्या अब कोई क्राइटेरिया रखा गया है कि अगर अभी कोई काफ लीग का होगा, पीएस पार्टी का होगा, नून लीग का होगा, और बहुत बड़ी तादाद में आना भी शुरू हो गए, अभी कुछ लोग शामिल भी हुए, नाम नहीं लेना चाहता, तो अभी आएंगे, अभी दे देंगे टिकट? जी बिल्कुल, बड़ा टफ क्राइटेरिया है, ऐसा हरगिज नहीं होगा। सबसे पहले पार्टी के साथ एफिलिएशन, लॉयल्टी, क्योंकि हमारा इत्तेहाद नहीं है, अब पार्टी में शामिल हो गए हैं, तो अब हम उनको क्यों नहीं कह सकते, चौधरी परवेज इलाही साहब और उनसे रिलेटेड जितने भी लोग हैं, लेकिन उनके साथ सीटों के ऊपर पहले ही हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि जो उनकी सीट तकरीबन जितनी सीटें उनके पास पहले थी, उसमें तो हम उनको जी एडजस्ट कर रहे हैं उनके लोगों को, क्योंकि देखिए लॉयल्टी में तो वो भी मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े रहे और अब तो वो पीटीआई का हिस्सा है। बाकी जहाँ तक रह गई बात कि उसमें जो मैं बताना चाह रही थी ना, उसकी जवाब में आपको ये सवाल है ना, इसका आपको समझ आ जाएगी कि हम कर ये रहे हैं कि टिकट बहुत सारे हल्के ऐसे हैं बरेलवी साहब जहाँ पर 19-20 का फर्क है, और कैंडिडेट्स ने मुसलसल एक साल में बड़ी जान मारी है। बड़ा ही टफ कंपटीशन है टू डिसाइड कि जब इक्वल हैवी वेट्स हैं जिनकी क्राइटेरिया जो भी हमने बनाया था उसके ऊपर जो पूरा उतरते हैं, लेकिन फिर भी टिकट तो एक है ना, एक हल्के के लिए टिकट तो आपने एक ही देनी है। तो उसके लिए हमने ये क्राइटेरिया रखा है कि उन एक बंदा, फर्ज करें बरेलवी साहब और मुशर्रफ दोनों एक ही हल्के से हैं और दोनों तकरीबन बराबर हैं, 19, 19.5 और 20 से खड़े हैं, तो अगर टिकट एक को दिया तो दूसरे को उसी वक्त ही खान साहब खुद कमिटमेंट देंगे। गवर्नमेंट में आने के बाद नंबर 1 का जो गवर्नमेंट पोजीशन है, जो कि कुछ पोजीशन ऐसी होती हैं जो मिनिस्ट्री लेवल की होती हैं, एंड इमीडिएटली गवर्नमेंट बनाने के बाद जब कैबिनेट की ओथ हो जाएगी तो हमने लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन अनाउंस कर देना है, क्योंकि गुड गवर्नेंस जो है, जो हमारा ख्वाब है, वो लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर किए बगैर आप अचीव नहीं कर सकते। तो बहुत सारे लोग हमारे उसमें एडजस्ट होंगे, और खान साहब जब टिकट एलोकेट करेंगे तो रिकंसिलिएशन कमेटी हर जिले की हमने बना दी है। एक तो मैं मुसर्रफ बीबी, एक तो ये मैं कह दूं कि मैं कतई आपकी कहाँ बराबरी कर सकता हूँ, आपकी इतनी जद्दोजहद, कुर्बानियाँ, पार्टी में इतना अहम होदा, यानी मैं तो एक सहाफ़ी बन के दादा रहना चाहता हूँ। बहरहाल अगर सहाफ़ियों में होगा, अभी कोटा वोटा रख दीजिए आप, ये बहुत ज़्यादा एंकर आजकल पॉपुलर हो रहे हैं, वो उधर वालों को रख के जो ज़्यादा अब तो रवायत बन गई है ना, एक मुशीर भी हो गया, एक सहाफ़ी, यानी इन शॉर्ट ये कि अगर मैं बिल्कुल आपसे पैसे पूछूं, ये पूरा अमल जो है यानी आप वक्त कम है, 14 अप्रैल को दाखिल होना है, ये मुकम्मल हो जाएगा और इंशाल्लाह ईद के बाद ये अभी कैंपेन शुरू हो जाएगी? जी हम लोग तो देखें बरेलवी साहब कैंपेन में ऑलरेडी हैं, हमारे जो वर्कर्स, हमारे जो लीडर्स सारे चार्ज हैं, और सारा अब तो हमने इलेक्शन डे की मैनेजमेंट के ऊपर ही ज़्यादातर मेहनत करनी है। उसमें जो अगली बात है कि हम इंशाल्लाह रिकंसिलिएशन कमेटीज हमारी जो हमारे रह जाने वाले एस्पिरेंट्स होंगे अकॉर्डिंग टू द मेरिट, हम उनको अभी से ही कमिटमेंट्स दे देंगे जिसको पार्टी हर सूरत पे ऑनर करेगी, और ये कमिटमेंट चेयरमैन लेवल पे होगी, कोई निचला ये नहीं कि मैं या कोई और इनको बता रहा है। तो इसलिए इस दफ़ा पीटीआई एक यूनिटी के साथ मिलके हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, और जब खान साहब खुद फैसला कर रहे हैं ना, तो इंशाल्लाह जब खान साहब खुद इंटरव्यू कर रहे हैं तो हमारे जितने भी बाकी जो भाई एस्पिरेंट्स रह जाएंगे उनको ये कॉन्फिडेंस होगा कि हमारा लीडर हमारे साथ, वो क्योंकि खान साहब की ज़ात के ऊपर सबको ट्रस्ट है, सबको एतबार है, तो
इंशाल्लाह अभी आप हमारी टिकट एलोकेशन में बहुत बेहतर आप परफॉर्मेंस देखेंगे। फिर इंशाल्लाह इलेक्शन पूरी पार्टी पूरी कौम मिलके लड़ेगी और फौरन बाद हम इंशाल्लाह जनरल इलेक्शन ठीक है। और हस्बे रवायत मैं भी हस्बे रवायत पहले इंतखाबी जलसे में ज्वाइन करूंगा, जैसे पहले मैं आपके दिमनी इलेक्शन में आया था इंशाल्लाह, तो वहीं आपसे मुलाकात भी होगी। वेलकम बरेंजी साहब, विल वेट फॉर यू। थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया। मुसद चीबा साहब हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं बाद। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद बरेलवी आपको खुशामदीद करता है। तहरीक इंसाफ ने तो भरपूर तैयारियां शुरू कर दी हैं, उम्मीदवारों के इंटरव्यू शुरू कर दिए हैं। मैं ज़रा पीपल्स पार्टी के तर्जुमान अली बदर से मालूम करूं कि अली, एक तरफ तो पार्लियामेंट में आप जजों के इस फैसले की मुखालफत कर रही है आपकी पार्टी कि हम उन्हें इसका हक़ नहीं है कि वो इलेक्शन की तारीख दें, लेकिन ये ख़बरें आ रही हैं कि आपके यहाँ आला सतह पर मीटिंगों का आगाज़ हो गया है, तो क्या आप ये जो हो रहा है 10 अप्रैल को, इसका बाइकाट करेंगे बिल्कुल वाज़ेह दो टोक अल्फाज में, या इसमें इलेक्शन में हिस्सा लेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुजाहिद बरेलवी साहब, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे बुलाया। देखिए, ये जो आपका पर्टिकुलर सवाल है जी, इलेक्शन जब भी होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके अंदर शरीक होगी, उसके अंदर भरपूर हिस्सा लेगी और इंतखाबात के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो ग्राउंड पे तैयारियां होती हैं उसकी भरपूर तैयारी करेगी। हमारी पार्टी लीडरशिप जो है वो मीटिंग्स कर रही है, शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं, कैंडिडेट तैयार हैं। तो जैसे ही जो भी मामला अगली हिकमत अमली पार्टी लीडरशिप बनाएगी उस पर करेंगी। उसके बरक्स ये जो बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से, असल बात यह है कि जब ये मामला चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के पास आया था, क्या ये अच्छी बात होती कि अगर वो फुल कोर्ट बना देते? चलिए, वो तो हो गया ना। बदर ये बताएं कि अब आपके पास रह गए सिर्फ 3 दिन, और आपको यानी पीपल्स पार्टी को आपको पता है कि पंजाब में कहाँ सबसे बड़ी पार्टी होती थी, कितना सफ़र किया, और वो भी नून लीग की दोस्ती के सबब लोग कुछ लोग ये कहते हैं नून लीग ने बाइकाट किया, उसके बावजूद आप ये जो 3 दिन रहते हैं, गालिबन 10 अप्रैल को ये अमल शुरू हो जाएगा 14 अप्रैल, तो ये आप इसके लिए तैयार हैं कि कम से कम भरपूर तरीके से 100 से ज़्यादा उम्मीदवार उतार सकें? ये हमारे इंशाल्लाह जी पूरे उम्मीदवार उतरेंगे, 100 नहीं 242 के 242 उतारेंगे उम्मीदवार। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पे अपना होमवर्क मुकम्मल किए हुए है और इसके ऊपर मुतअद्दिद आज साउथ पंजाब के कैंडिडेट्स की फाइनलाइजेशन हो रही है। सेंट्रल पंजाब के मुतअद्दिद जो उम्मीदवार हैं मैक्सिमम वो कंप्लीट हो चुके हैं, चंद सीटों के ऊपर है क्योंकि उस पर 1 से ज्यादा लोगों ने जो है अपनी एप्लीकेशन। लेकिन अगर नून लीग ने बाइकाट किया, उनके तादियों ने फिर भी हिस्सा लेंगे? देखिए, इलेक्शन तो जो भी मामला होगा, इलेक्शन जब भी होगा, जिस टाइम पे भी होगा, हमारा तो कहना ये है कि इलेक्शन सारे मुल्क में एक टाइम पे हो, बट जब भी इलेक्शन होता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी। नहीं, जब भी नहीं, अब तो हो रहा है ना। मेरा तो इरादा ये कि जो 10 अप्रैल को नॉमिनेशन पेपर आप वहां भी दाखिल करेंगे। अगर मैंने कहा नून लीग ने बाइकाट किया फिर तो आपके लिए आसानी होगी। 10 अप्रैल को हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने नॉमिनेशन पेपर भी जमा करवाएंगे और बाकी भी प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे। ऐसी कोई चीज नहीं है कि हम किसी प्रोसेस को बाइकाट करें या हम किसी प्रोसेस का हिस्सा ना बने। हम ये जो भी इलेक्शन का प्रोसेस है, वी विल बी अ पार्ट एंड फुली पार्टिसिपेट इन इट। और आपको इल्म है कि इस वक्त एक लहर चली हुई है और पीपल्स पार्टी एक यानी जो पास्ट में आपने इतना सफ़र किया है तो मुश्किल तो होगा, वैसे इतना आसान तो नहीं है ना? देखिए, मुश्किल यही है कि हम ग्राउंड के ऊपर जब जाएंगे, मौजूदा चैलेंजेस इतने ज़्यादा हैं, लेकिन कैंडिडेट्स को जाके इलेक्शन तो लड़ना है। पीपल्स पार्टी का ग्राउंड पे वोट तो सपोर्टर तो है, ग्राउंड पे पीपल्स पार्टी के फिलॉसफी के भुट्टो साहब की फिलॉसफी के मानने वाले लोग हैं। उन लोगों को जाके कनेक्ट करने की जरूरत है। हम कनेक्ट करेंगे, वो ये इलेक्शन में जीत हो या हार हो ये तो बात की बात है, लेकिन मैदान को खाली नहीं छोड़ेंगे। वी विल फाइट इन एवरी स्ट्रीट, एवरी नोक एंड कॉर्नर। हमें बिल्कुल पीपल्स पार्टी कभी ऐसा काम नहीं करेगी कि मुखालिफ के लिए
अपने सियासी मुखालिफ के लिए बिल्कुल एक ओपन महाज छोड़ दिया और उसको कह के आया और आके आप इसके ऊपर काबिज हो जाए, ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी सीट्स हैं जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी के बहुत सारे उम्मीदवारों की जीतने की पोजीशन है। ये तो एक मीडिया एक हाइप ऐसी चल गई है। ये इमरान खान साहब जब ग्राउंड पे जाएंगे तो इनको पता चलेगा कि जरूरी नहीं है कि ये मेजॉरिटी, हाँ इलेक्शन जीतेंगे लेकिन जरूरी नहीं है मेजॉरिटी सीट्स हासिल कर सके। तो ये तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जब उम्मीदवार जाके लड़ेंगे और ग्राउंड पे जब टोटल नंबर करेंगे तो मुझे तो ये लग रहा है कि खान साहब का पार्टी हुकूमत बनाने के अगर मैं आखिर में आपको कहूं कि आप भी क्या हिकमत अमली के तौर पर ये समझते हैं, क्योंकि माशाल्लाह आपका जैसे मैंने कहा एक तो वालिद साहब का मैं हमेशा वाला देता हूं, बड़े जहादीदा सियासतदान थे और 85 में जो बाइकाट किया था गालिबन बाद में शहीद मोहतरमा और पीपल्स पार्टी की सारी क़यादत कहती थी कि वो बड़ी ब्लंडर हुई, बड़ी गलती हुई जो हमने 85 के इलेक्शन का बाइकाट किया। तो आप ये चाहेंगे कि नून लीग को भी ये कहें कि वो बाइकाट ना करें, क्योंकि किसी भी पार्टी कोई पार्टी जब भी इलेक्शन का बाइकाट करती है तो मुस्तकबिल में उसको बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, जैसा कि आपको उठाना पड़ा। ऐसा ही है ना अली बदर? बिल्कुल क्विक जवाब। बिल्कुल ऐसे ही है। आप नून लीग जो है वो आपको पता है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद नून लीग ने मुशर्रफ दौर के अंदर बाइकाट कर दिया था इलेक्शन का। ये आसिफ अली जरदारी साहब ने उस टाइम मियां नवाज शरीफ साहब को समझाया और उन्होंने कहा मियां साहब आप बाइकाट ना करें, आप इलेक्शन के अंदर जाएं, फाइट करें और आप अपनी सियासी जो है जो इलेक्शन की एक प्रोसेस है उसको उसका हिस्सा बने। तो उसके बाद खान मियां साहब को 2-3 दफा बात करने के बाद कन्विंस किया और बाद में उनकी ये बात समझ में आई। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी लीडरशिप ये समझती है, क्योंकि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी जिंदगी में कहा था कि हमें 85 का जो बाइकआउट किया था वो हमारी गलती थी और आज के बाद यानी 85 के इलेक्शन के बाद कोई भी इलेक्शन होगा हम उसका बाइकआउट नहीं करेंगे। अली बदर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अली बदर का कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में तरीके से इलेक्शन लड़ेगी और आपको तो ये इल्म ही है कि बहरहाल पीपल्स पार्टी ने पंजाब में और जगह भी इलेक्शन बाज़ जगह नून लीग के ख़िलाफ़ भी लड़ा है। ये नहीं है कि अगर वो अलहदा हों या हुकूमती इत्तेहादी अलहदा हों तो पीपल्स पार्टी ना ले। देखिए बड़ा दिलचस्प सूरत हाल होगी कि 10 अप्रैल का तबले जंग तकरीबन बज ही चुका है। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद वली को इजाज़त दीजिए।